12 अक्टूबर 1972 को यूरुग्वे साउथ अमेरिका से एक छोटा सा चार्टर्ड प्लेन उड़ता है। ये प्लेन चिली के कैपिटल सैंटियागो जा रहा था। प्लेन में रग्बी टीम के कुछ लंबे ताकतवर प्लेयर्स थे। उनके कुछ फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ टोटल 45 लोग प्लेन में मौजूद थे। ये फ्लाइट ज़्यादा लंबी नहीं होती। यूरुग्वे से सैंटियागो तक बस 3 घंटे लगते हैं, मगर बीच में एंडेस के बहुत ऊंचे पहाड़ आते हैं। साउथ अमेरिका का एंडेस माउंटेन रेंज दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला है और हिमालय के बाद सबसे ऊंचे पहाड़ यहीं मिलते हैं। ये खूबसूरत पहाड़ आज के सफर को एक तबाही में बदल देते हैं। 12 अक्टूबर को माउंटेन्स में बहुत बड़ा तूफान था। प्लेन का ऊपर रहना मुश्किल हो गया। पायलट्स ने डिसाइड किया कि फ्लाइट लैंड कराई जाए और नेक्स्ट डे दोबारा ट्राई की जाए। प्लेन रात के लिए अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में लैंड हो गया। 13 अक्टूबर को दोपहर 2:18 पर प्लेन दोबारा उड़ा। वेदर ठीक लग रहा था और अगले 1 घंटे तक सब स्मूथ चलता रहा। 3:21 पर पायलट्स ने प्लेन को डिसेंट करना स्टार्ट किया क्योंकि सैंटियागो पास ही था, मगर माउंटेन्स अभी भी नीचे थी। उतरते वक्त प्लेन अचानक हिलने लगा। हॉरिजॉन्टल झटके बहुत जोरदार, फिर इतने घने बादल आए कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक अलार्म्स बजने लगे, वार्निंग लाइट्स फ्लैश होने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। रग्बी प्लेयर्स मजाक में बैठे थे। तब ही एक पैसेंजर ने विंडो से देखा कि बादल जरा क्लियर हो रहे हैं और जैसे ही सही नजर आया तो उन्होंने देखा कि प्लेन एक बहुत बड़ी माउंटेन के करीब है। पायलट्स ने पैनिक में फुल पावर दी, प्लेन को ऊपर उठाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ग्राउंड कोलिजन अलार्म जोर जोर से बज रहे थे। पीछे से प्लेन की टेल पूरा रेयर पोर्शन माउंटेन से टकराकर अलग हो गया। पीछे की 2 रो सीधा हवा में बाहर निकल गई, नीचे गिरकर गायब हो गए। प्लेन कुछ सेकंड्स के लिए ऊपर चलता रहा, लेकिन फिर जोर से नीचे गिरना शुरू हो गया। फिर दूसरा क्रैश हुआ। प्लेन का लेफ्ट विंग टूट गया और कुछ और पैसेंजर्स बाहर गिर गए। अब सिर्फ प्लेन का फ्रंट पोर्शन बाकी था। यह हिस्सा एक ग्लेशियर पर जाकर गिरा और 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे स्लाइड होने लगा। 700 मीटर दूर तक स्लाइड होने के बाद रुक गया। प्लेन पूरी तरह तबाह हो चुका था, सीट्स टूट चुकी थी, कॉकपिट बिल्कुल दब चुका था और पायलट्स फौरन मर गए। लेकिन हैरत की बात, 45 में से 33 लोग जिंदा थे। इन लोगों को पता नहीं था कि प्लेन अपने रूट से 80 किलोमीटर दूर क्रैश हुआ है। उनकी असली कहानी अब शुरू हो रही थी। चिलियन रेस्क्यू टीम्स को एयरप्लेन मिसिंग होने का सिग्नल मिल गया और उन्होंने 4 एयरक्राफ्ट सर्च के लिए भेज दिए, लेकिन कोई क्ल्यू नहीं मिला। व्हाइट प्लेन, व्हाइट स्नो, कुछ नजर नहीं आ रहा था। रात बहुत सर्दी की थी। 5 लोग पहली रात ही ठंड से मर गए। अब 33 से 28 सर्वाइवर्स रह गए। सर्वाइवर्स ने प्लेन की बॉडी से शेल्टर बनाया, सामान और स्नो से प्लेन के ओपन हिस्से को बंद किया। अगले दिन रेस्क्यू प्लेन ऊपर से गुजरे, मगर किसी ने उन्हें नहीं देखा। उन लोगों ने लिपस्टिक से SOS लिखने की कोशिश की, मगर लिपस्टिक भी कम पड़ गई। फिर सूटकेसेस से रोज बनाया, लेकिन वो भी काम ना आए। पानी के लिए फिटोस्ट्रॉच ने मेटल शीट से एक सोलर हीटर बनाया, जिसमें स्नो मेल्ट होकर वाटर बोतल्स में गिरता था। 16 अक्टूबर को कोमा में आडा फर्नांडो प्राडो होश में आया। उसकी मां क्रैश में मर चुकी थी और उसकी बहन बहुत जख्मी थी। वो उसे बचाने की कोशिश करता रहा, मगर 8 दिन बाद वो भी मर गई। 8 दिन की रिसर्च के बाद गवर्नमेंट ने रिसर्च ऑपरेशन बंद कर दिया। उन्हें लगा कि कोई जिंदा नहीं हो सकता। सर्वाइवर्स को एक रेडियो मिला, जिसे उन्हें पता चला कि रिसर्च एंड हो चुकी है। सब टूट गए। कोई रो रहा था, कोई दुआ कर रहा था। सिर्फ प्राडो चुप था, क्योंकि वो कुछ और प्लान कर रहा था। उनके पास खाना बहुत कम था। 8 चॉकलेट्स बार्स, थोड़ी जैम, पीनट्स और डेट्स। प्राडो ने एक चॉकलेट पीनट 3 दिन में खाया। 11 डेज बाद खाना बिल्कुल खत्म हो गया। प्लेन की सीट का कॉटन और लेदर तक खाने की कोशिश की, लेकिन वो बीमार पड़ गए। और फिर जब मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने सबसे मुश्किल फैसला किया। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की डेड बॉडीज को खाना शुरू कर दिया। पहली हिम्मत मेडिकल स्टूडेंट कनीजा ने की। दूसरे लोग पहले मना करते रहे। फिर भूख से मजबूर होकर सबने खाना शुरू किया। 16 डेज बाद ये लिमिटेड फूड सोर्स भी खत्म होने लगा। सब सोच में पड़ गए, अब क्या करें। तब ही रात को अचानक जमीन हिली, बर्फ का पहाड़ नीचे आ गया। बहुत सारी स्नो पूरी स्पीड से नीचे आई और पूरा प्लेन बर्फ से भर गया और 8 लोग सीधा स्नो में दबकर मर गए।
अंदर बिल्कुल अंधेरा था। प्लेन के अंदर बर्फ का ढेर लग गया था। बचे हुए लोग जोर जोर से चीख रहे थे और एक दूसरे को पुकार रहे थे। उन्हें अपने हाथों से बर्फ हटाकर सांस लेने की जगह बनानी पड़ी। बर्फ के बाद सर्वाइवर सिर्फ 19 रह गए थे। बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि पूरा फ्यूजलाज बर्फ के नीचे दब चुका है। उनके पास अब खाने को कुछ भी नहीं बचा था, सिवाय उन जिस्मों के जिन्हें वो पहले ही खत्म कर चुके थे। अगले दिन उन्होंने बर्फ से छोटी सी टनल बनाई ताकि थोड़ी सी रोशनी और हवा आ सके। अंडर टेम्परेचर -30 डिग्री तक गिर जाता था। कपड़े गीले रहते थे। आग जलाने का भी कोई तरीका नहीं था। सर्वाइवर्स एक दूसरे के साथ चिपक कर सोते ताकि बॉडी हीट से थोड़ी गर्मी मिले। एक दिन रेडियो पे न्यूज़ चली, मौसम बहुत खराब है और दिसंबर तक माउंटेन्स में स्नो स्टॉर्म बढ़ता रहेगा। ये सुनकर सब चिल्लाए, हम दिसंबर तक नहीं जीत सकते। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। तब प्राडो ने कहा, हम यहाँ मर जाएंगे, हमें माउंटेन्स क्रॉस करना होंगी। लेकिन माउंटेन्स 18,000 फीट तक ऊंचे थे। एक नॉर्मल इंसान वहाँ ऑक्सीजन की कमी से बीमार हो जाता है। ये लोग तो ऑलरेडी हाफ डेड थे। फिर भी प्राडो ने कहा, मैं जाऊंगा, अगर मैं वापस ना आया तो समझना मैं हेल्प लेने गया था। उसके साथ रोबोटो सेनीजा और टिंटिन भी तैयार हो गया। उन्होंने प्लेन के फोमी पार्ट से स्नो शूज बनाए, सीट कवर से जैकेट्स बनाई और प्लेन की मेटालिक रोड से स्टिक बनाई गई। उनके पास थोड़ा सा खुश्क इंसानी गोश्त और थोड़ा सा मेल्टेड स्नो वाटर था। सर्वाइवर्स ने उनके लिए प्लेन का एक छोटा सा स्लीपिंग बैग भी बनाया। प्राडो, सनेजा और टिंटिन माउंटेन चढ़ने निकल पड़े। सबको लगा कि वो 1-2 दिन में किसी ग्रीन वैली में पहुंच जाएंगे, मगर जब वो 3 दिन बाद माउंटेन के टॉप पर पहुंचे तो ऊपर होश उड़ा देने वाली हकीकत खुली। जिधर तक आंख चाह रही थी सिर्फ व्हाइट माउंटेन्स थी। कोई घर नहीं, कोई शहर नहीं, सिर्फ बर्फ के पहाड़। प्राडो गिर कर बैठा और रोया। उसने कहा, हम आखिर कहाँ फंस गए हैं। कुछ देर संभलने के बाद प्राडो ने फैसला किया कि वो आगे बढ़ेगा और टिंटिन को वापस भेज देगा, क्योंकि खाना बहुत कम था। अगर टिंटिन भी साथ रहता तो तीनों मर जाते, इसलिए प्राडो ने उसे वापस भेजा। अब सिर्फ प्राडो और सनेजा आगे बर्फ के समंदर में चल रहे थे। 10 डेज तक वो बर्फ रॉक्स ग्लेशियर पर चलते रहे। उनकी टांगें टूट रही थी, नाखून निकल गए थे, जूते फट गए थे। प्राडो की नज़र कमज़ोर होती जा रही थी और सनेजा जख्मी था, लेकिन दोनों एक दूसरे को संभालते रहे। लेकिन फिर 10 डेज बाद दूर उन्होंने कुछ सब्ज रंग देखा। गली हुई बर्फ के नीचे घास, यानी माउंटेन का एंड हो गया है। और नीचे उन्हें एक नदी के पास एक हॉर्स राइडर दिखा। दोनों चीखने लगे, हेल्प हेल्प। हॉर्स राइडर ने उनको नहीं सुना, मगर उन्हें देखकर हाथ हिलाया और ऑपोजिट साइड पर नदी के पार रुक गया। उसने कागज पर लिखा, तुम कहाँ से आए हो? प्राडो ने जवाब दिया, हम एंडस प्लेन क्रैश से हैं। हम 70 डेज से बर्फ में फंसे हैं। हॉर्स राइडर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने फौरन लोकल रेस्क्यू टीम को बुलाया। अगले दिन चिलियन आर्मी की हेलीकॉप्टर रेस्क्यू टीम एंडस के लिए निकल चुकी थी। सबसे पहले प्राडो और सनेजा को उठाया गया। दोनों 30 से 35 केजी तक वजन खो चुके थे। हेलीकॉप्टर 10 सर्वाइवर्स को एक ट्रिप में और बाकियों को अगले ट्रिप में रेस्क्यू करके ले गया। 45 में से 16 लोग जिंदा बचे। ये दुनिया का सबसे अनबिलीवेबल ह्यूमन सर्वाइवल केस बन गया। सब लोग 70+ डेज तक सिर्फ बर्फ, जख्मों और डेड बॉडीज पर जीते रहे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं।